ना स्टूडेंट वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें लिखा है वो कितनी टर्म्स होगी इस एपी के अंदर जिनको ऐड करने के बाद आंसर 300 आ जाए. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द गिवन एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम बिकम 300. तो एट प्रेजेंट इट इज कंफर्म दैट हाउ मेनी टर्म्स का मतलब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है. व्हेन एपी इज 20, 19 1/3, 18 2/3 and so on. These are the terms. This is the AP given to us. In this AP beta you have to go for a first term. तो इसकी first term तो आ गई 20. When you need to find out its common difference, we have to make a difference of second term with first term. So when you make a simplification here, तो it is I think 19 threes कर लीजिए आप लोग. 19 threes hope so we are getting as 57. 57 plus 1 it is 58. So it is 58/3 minus 20. Now make the LCM here. 58 minus 60/3. So in the end the D of this question is -2/3. तो presently given AP की हेल्प से और हम लोगों ने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है SN 300 सम है इसकी n टर्म का. और SN का फॉर्मूला चलेगा n/2 2a plus n minus 1d. Now the point is that why we use this formula here, why we are not using remaining two formulas here. The reason is very clear कि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, एंड वी नेवर नो अबाउट द लास्ट टर्म. हमें लास्ट टर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. तो जब लास्ट टर्म नहीं पता लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो रेंडमली वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला. अब SN के साथ हो गया 300 to n remain n, this become 20, n minus 1 and d become minus का 2/3. तो दिस इज द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन जिसमें मैंने a और d को यहाँ पे इजीली सब्सिट्यूट किया. इट इज 300 n/2 40 minus 2 टाइम n minus 1/3. Now beta it is 300 n/2 take the LCM as 3 तो it is 120 minus 2n plus 2/3. Now 2 3 का हो गया 6 into 3 कर लीजिए, we are getting 1800. तो it is 1800 122n minus 2n square. तो 1 by 1 we are going to simplify our question which is directly converted into one of the concept of quadratic equation. Or in the end when you make a complete simplification here we are getting our quadratic term as this. तो ये मेरे पास मेरे क्वेश्चन की फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. तो वी आर ऑब्टेनिंग वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफाइंग अवर क्वेश्चन इन सच अ मैनर कि मेरे को मिली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले यहाँ तक की बातों को रीचेक करते हैं, एक बार अपने आप को कंफर्म करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अब तक इस पूरे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स को फॉलो किया. प्रेजेंटली मेरे पास इस क्वेश्चन में एक एपी थी जिसकी फर्स्ट टर्म से मुझे 20 मिला और सेकेंड और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस से मुझे डी मिल गया. फर्स्ट टर्म और डी के आने के बाद मेरे पास क्वेश्चन में सम ऑलरेडी 300 था. वी बेसिकली यूज द फॉर्मूला ऑफ SN टर्म एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and d केयरफुली इन दिस फंक्शन एंड मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर. In the end, we get one of the quadratic equation. Now, what we need to do? We have to make the factor of this quadratic equation so that we are going and find out the value of n. And here, beta, we need to make the factor of 900, जो positive है. आपको याद होगा factorization method in the chapter quadratic equation हमने इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखा था. मुझे 900 के फैक्टर बनाने हैं जो 61 एज अ फैक्टर दे दे. तो बेटा प्लीज़ केयरफुली वर्क करिएगा. ये 36 + 25 बनेगा क्योंकि 36 और 25 का 1 डेफिनेटली 61 है. और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 36 × 25 इट डेफिनेटली गिव यू 900. तो होप सो एज यू नो द बेसिक्स ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड मैंने उसे यहाँ पे सीधा ही इम्प्लीमेंट कर दिया. बाई चांस अगर आप फैक्टर्स बनाने में कैपेबल नहीं है या किसी रीजन से आपसे फैक्टर जनरेट नहीं हो रहा है तो यू ऑल्सो हैव अ सेकेंड चॉइस. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेकेंड चॉइस? अगेन बेटा वही अपना पुराना श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. उसमें पहले आपको डी निकालना पड़ेगा b² - 4ac से. देन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. बस उस फॉर्मूले में हम जहाँ x यूज कर रहे थे उसकी जगह पे इसमें n यूज करेंगे. वहाँ पे वैल्यू ऑफ x आ रही थी या वैल्यू ऑफ n आएगी.
अब जब ये फैक्टर्स बनी जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए फैक्टराइज कर दिया इसे केयरफुल मैनर में, नाउ यू आर इन पोजीशन टू गेट द कंप्लीट फैक्टर्स फ्रॉम देम। तो ये धीरे धीरे मैंने इसे सॉल्व करना स्टार्ट करा, एंड इन द एंड ऑफ दिस डाटा वी आर इन अ पोजीशन टू हैव द फैक्टर्स। तो मुझे यहाँ पे बेटा इसके कुछ बेसिक फैक्टर्स मिले। वन इज 36, अनदर इज 25। नाउ अगेन देयर इज अ वन प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इन चीज़ों को दोबारा से पक्का कर लेते हैं कि हमारे को ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई या नहीं हुई। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एपी था, तो उस एपी की हेल्प से मुझे फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया, एज वेल एज मेरे पास उस एपी का सम था, मुझे एसएन भी मिल गया। आफ्टर हैविंग दीज थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन, एसएन के फॉर्मूले में हमेशा 4 इंफॉर्मेशन होती है, टोटल 3 इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट मिसिंग 4th इंफॉर्मेशन, दैट इज द एन, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए मैंने एपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, अपने क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट किया एंड गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दैट रिजल्ट। इन द एंड वी जनरेट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। With the help of this quadratic formula, we factorize it carefully, and in the end, we are getting 2 different values of n. Now the point is, what these 2 different answers says, यार ये भी acceptable है, ये भी acceptable है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, दोनों acceptable है, because both are positive numbers, both are natural numbers। क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो 25 टर्म का सम और 36 का सम दोनों सेम दे रहे हैं, तो ये इसे बोलते हैं ये दोनों ही पॉसिबल। और ऐसे केस में हमें एक्सप्लेन करना होता है डबल आंसर के लिए। तो मैं अब आपके लिए रीजन दे रहा हूं, रीजन फॉर डबल आंसर। ये रीजन है जो आपको याद करना है जब आप अपने क्वेश्चन को कर रहे हो और आपके दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, आप किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दोनों ही नेचुरल नंबर आ रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही है, इसलिए दोनों को ही एक्सेप्टेबल माना जाएगा। और उसको कंफर्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए तुम लोगों को डबल आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। और ये डबल आंसर कह रहा है कि सिंस द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स is equal to sum of first 36 terms, that is equal to 300। इसका मतलब हुआ शुरू की 25 टर्म का सम निकालोगे तो भी 300 आ रहा है, शुरू की 36 टर्म का सम निकालोगे 300 आ रहा है। दिस इंडिकेट दैट, ये कंफर्म करता है कि देयरफॉर सम ऑफ 26 टर्म टू 36 टर्म्स इज 0। इसका मतलब हुआ आफ्टर 25 एंड अप टू 36 जितनी भी टर्म्स आ रही है, दे ऑल आर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ उसमें जितनी पॉजिटिव टर्म आई उतनी ही वैसे ही उसी वैल्यू के साथ नेगेटिव टर्म्स आई, एंड दे आर जस्ट कैंसल आउट विद ईच अदर। तो व्हेनेवर देयर इज आर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n इन योर क्वेश्चन, यू हैव टू कंसिडर बोथ वैल्यूज ऑफ n इफ दे आर नेचुरल नंबर्स। दोनों ही वैल्यू को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर दोनों नेचुरल नंबर है। But if it is one of them in a fraction or negative, we immediately ignore it. But here क्योंकि 36 और 25 दोनों ही नेचुरल नंबर थे, तो आपको अपने पेपर में रीजन ऑफ डबल आंसर दे के आना है, चाहे वो लिखे दे या ना दे। दिस इज द कंसेप्ट जो आपको खुद याद रखना है कि वाई यू एक्सेप्ट बोथ ऑफ दीज 2 वैल्यूज ऑफ n। इनका मतलब ये है कि शुरू की 25 टर्म का सम निकाल लो या शुरू की 36 टर्म का सम निकाल लो, सम तो 300 ही आ रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रही है कि 25 के बाद कौन सी टर्म आएगी, 25 के बाद 26। फ्रॉम 26 टर्म टू 36 टर्म जितनी भी ये टर्म्स आ रही है, इन सब का सम 0 हो गया, क्योंकि जब सम 25 टर्म का ही 300 था और उसके बीच में जो 11 टर्म्स आई है, इनका सम फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि वो सब आपस में 0 थी, यानी कि वो सब टर्म्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थी। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो एक टर्म पॉजिटिव आ गई तो दूसरी टर्म उसी वैल्यू के साथ नेगेटिव भी आएगी, तो एज अ रिजल्ट उन सभी टर्म का सम 0 होगा। तो प्लीज इस कंसेप्ट को याद कर लेना या प्रॉपर्ली नोट कर लेना। तो एक बार देख लो, 5 एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। ए था, डी था, एन था, एपी बन गई। उसके बाद यूज दैट फॉर्मूला ऑफ एपी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली, देन वी फैक्टराइज इट, वी गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। और अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम लोगों को अपने क्वेश्चन के डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है। Now student, we are moving to example number 6, which is again based on the concept of sum of n term of AP।
In this particular example, we also need to find out the sum of 17 terms. तो मेंशन करते चलते बेटा आपके लिए कि शुरू की 17 टर्म का सम चाहिए, जब 4 टर्म तो -10 है एंड 9 टर्म -30 है. तो दिस इज द टू बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे मेरे को शुरू की 17 टर्म का सम चाहिए जब 4th एंड 9 टर्म का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. रिमेंबर डैट ये 4th और 9 टर्म दे रखे, सम नहीं दे रखा उसका. इट इज ऑलरेडी मेंशन द 4th एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. तो हेयर वी नीड टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ 4 टर्म. तो एज वी ऑल नो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फॉर्मूला 4 टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 4 माइनस 1d. और यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ 4 टर्म है मेरे पास दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज -10 एंड वी कीप दिस टर्म एज फर्स्ट. तो मुझे एक टर्म का वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई है. फर्स्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a एंड d जनरेट हो गई है. नाउ बेटा वी ऑल्सो नो दैट 9 टर्म हैव अ फॉर्मूला a प्लस 9 माइनस 1d. तो a प्लस 8d का जो दूसरा फॉर्मूला मिला है मुझे वो मिल गया है -30. तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट वी आर गेटिंग अ सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा, जिसमें मुझे यहाँ पे 4 टर्म और 9 टर्म की हेल्प से, पहले 4 टर्म फिर 9 टर्म की हेल्प से दो इक्वेशंस a और d की फॉर्म में मिल गई. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग लॉजिक लगाएंगे लीनियर इक्वेशन का. और तुम्हें पता ही है लीनियर इक्वेशन को, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड होते हैं. जरा रिकॉल करो अपने माइंड में कौन से वो 3 मेथड थे जिनकी हेल्प से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. वन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें एक में से a या d की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते थे. दूसरा होता था एलिमिनेटिंग देयर कोफिशिएंट मेथड, जिसमें a या d के कोफिशिएंट सेम करके कैंसिल आउट कर देते थे. और तीसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो x y 1 और फिर नीचे b c a b वाला रूल लगता था. होप सो याद होगा आप लोगों को. उन तीनों में से जो मर्जी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा, यू आर डेफिनेटली गेटिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ a एंड d. एंड हियर मेरी चॉइस में तो कोफिशिएंट मेथड इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे a के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है. तो वी जस्ट सब्ट्रैक्टेड केयरफुली, और जैसे ही सब्ट्रैक्शन किया नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो गए, a से a कैंसिल हो गया एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 5d इक्वल टू -20. तो d ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकम -4. तो जैसे आप लोग नोट कर रहे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगी है, इस क्वेश्चन में लीनियर लगी है. तो एपी इज वन ऑफ द चैप्टर जो बाकी कुछ चैप्टर्स के भी पार्ट्स को यूज कर रहा है अपनी कैलकुलेशंस के लिए. तो दैट इज व्हाई वी गेट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम दिस क्वेश्चन, जिसका रिजल्ट मेरे पास -4 आ गया है. आफ्टर हैविंग द वैल्यू ऑफ डी एज -4 वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में d को सब्स्टिट्यूट करके. तो हियर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन आवर फर्स्ट इक्वेशन. a प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू -10. मैंने इस d को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. दिस इज a माइनस 12 इक्वल टू -10. दिस इज 12 माइनस 10. सो एज अ रिजल्ट मेरे पास a आ गया. और नंबर ऑफ टाइम आप बच्चों ने नोट किया होगा कि किसी भी एपी के क्वेश्चन में अगर ए और डी हमारे पास होता है तो वी आर इन अ पोजीशन टू गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चन कनेक्टेड टू दैट क्वेश्चन राइट नाउ. तो अब तुम्हारे को ए मिल गया, डी मिल गया, एपी चाहिए तो एपी भी मिल गई. लेकिन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ इट 17 टर्म ओनली. तो फॉर दिस 17 टर्म वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, n by 2, 2a plus n minus 1d, a formula to find out the sum of AP. And here we have to find out the sum of 17 term. It is 17 by 2, 2 into a, 17 minus 1 into d. And what is the value of a? अभी हम लोगों ने calculate की थी, that is 2. And here d is -4. Now just get the calculation very carefully so that we can get the accurate answer from our question. तो ये 16 हुआ और 16 फोर ज़ा -64 हो गया. इन दी एंड वी आर गेटिंग 17 by 2 into 60. नाउ रिड्यूस इट. इट इज माइनस का 0, 3 7 ज़ा 21, 2 एंड 510. तो इन दी एंड वी आर गेटिंग द सम ऑफ दिस एपी एज नेगेटिव ऑफ 7510. जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस हमारा आंसर जनरली नेगेटिव सम को ही रिप्रेजेंट करता है. एंड हियर ऑल्सो बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपकी एपी डिक्रीज हो रही है. हर नेक्स्ट टर्म में -4 हो रहा है, तो इट इज इन अ डिक्रीजिंग फॉर्म, दैट इज वाई हमारा सम इसमें नेगेटिव आया. तो एक बार रीचेक करिएगा प्लीज. ईजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़े स्टेप्स अलग थे, कंडीशन अलग थी, टाइप अलग थी. यहाँ पे हमारे पास
एग्जिस्टिंग टाइम पे मेरे को 4th और 9th टर्म गिवन थी, मैंने बहुत केयरफुली प्लान करते हुए 4th टर्म और 9th टर्म से 2 लीनियर इक्वेशन जनरेट करी। देन हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट मेथड, उसकी हेल्प से मेरे को डी मिल गया। विद द हेल्प ऑफ दिस डी वी देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, जिससे वो 2 आ गया। With the help of DNA, we are in a position to reply each and every part connected to this AP right now। तो मुझे यहाँ पे 17 टर्म चाहिए थी, मैंने अप्लाई किया 17 टर्म का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d। Then we need to put the value of a, d and n in this formula very carefully, and when we simplify it and get the answer as minus का 510। नाउ क्लास वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें लिखा है एक बार फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने डबल आंसर भी एक्सप्लेन किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 में हमसे फिर से पूछा जा रहा है कितनी टर्म है इस एपी की। एपी इज अगेन मेंशन टू अस 9, 17, 25 रनिंग इन अ सेम वे। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने, इस एपी में कितनी टर्म्स है जिसका सम 363 है। So here again we have a sum, here again we have a AP, and now we have to just find out the number of terms for this particular question। Since बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचे तो हमें फर्स्ट टर्म तो 9 मिल गई है, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 दैट इज 8 मिल गया है, और Sn इज ऑलरेडी गिवन, एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट ऑफ Sn। ये Sn का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। This is the formula of Sn, n/2 2a plus n minus 1d। This is beta n we never know here, a is 9 and d is 8, that is why we are getting this result। और मैं इस Sn में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आपके लिए 636 इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये 636 n/2 18 प्लस 18 माइनस 8 आ गया, 636 है बेटा ये, तो ये आ गया 636 n/2, एंड हेयर व्हेन यू सॉल्व इट इट इज 10 प्लस 18। इज दिस ओके? 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। अब ये अंदर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो इट इज 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो जनरली जिस भी क्वेश्चन में सम पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, तो उसमें 99% चांस होते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी। इट्स वेरी सिमिलर लाइक अ एग्जाम्पल वी डिस्कस टुडे ओनली, जिसमें हम लोगों ने डबल आंसर भी एक्सप्लेन किया था। उसी का मैंने एक ऐसा सेकंड एग्जाम्पल रख दिया आपके सामने, जिसमें एपी पता है, सम पता है, विद द एपी वी गेट ए एंड डी, विद द सम वी यूज द फॉर्मूला ऑफ Sn, इन द एंड वी अगेन जनरेट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। आफ्टर हैविंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ 2 मेथड। वो पहला मेथड फैक्टराइजेशन हो सकता है और दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा मेथड बहुत बेटरली समझ आता है। मैं यहाँ पे आपके लिए इसके फैक्टर्स जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन से। तो इट इज़ 318, देन इट इज़ 154, देन इट इज़ आई थिंक 77। होप सो ईच एंड एवरी स्टेप आई थिंक विल बी क्लियर हेयर। एक बार रीचेक कर लेता हूँ आपके लिए। ये 318 आ गया, देन इन द टेबल ऑफ 2 इट इज 1 कैरी दिस, एंड हेयर वी गेट अ मिस्टेक, इट इज 19 माय डियर स्टूडेंट। अब जब यहाँ पे 2 आया तो नाउ इट इज मूविंग फॉर 3, इट इज 53, एंड 53 इज माई आई थिंक वन ऑफ द वैल्यू आ गई है जो खुद ही पहले से प्राइम फैक्टर, और एक ये 4 पहले से ही है। यू नोट एंड ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ऐसा करते हैं ना हम लोग कि हेयर वी नीड टू फाइंड आउट AC 4 × 636, जो नेगेटिव आ रहा है, बीइंग अ नेगेटिव इट इज कंफर्म दैट कि जो मिडल टर्म आएगी वो माइनस में आएगी, इस तरह से। अब इसके फैक्टर में एक 53 आ गया और ये हो गया 12 4 × 48, तो इट इज 53 माइनस 48, जिन दोनों का डिफरेंस 5 है। तो देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने फैक्टर्स तक अपने आप को पहुंचा लिया। फिर उसके बाद बेटा मैंने इसकी मिडल टर्म स्प्लिट के जो बेसिक स्टेप्स है वो लगा दिए। ग्रुपिंग करेंगे हम यहाँ से n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन 4n प्लस 53, फिर पूरे ब्रैकेट में से 4n प्लस 53 कॉमन n माइनस 12 इक्वल टू 0।
either 4n plus 53 equal to 0, or you are saying that, or we are saying that n minus 12 equal to 0. Either n is negative of 53 by 4, or my dear student it is 12. It is quite clear कि n ना तो कभी नेगेटिव होता है ना ही कभी फ्रैक्शन में होता है. We need to ignore it as it is. So here we are obtained that n is 12. तो देखो यहाँ पे डबल आंसर एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ी. दैट इज वाई मैंने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया था कि जरूरी नहीं है कि जब भी कभी क्वेश्चन में सम दे रखा और आपको n निकालना तो डबल आंसर एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा. डबल आंसर सिर्फ उसी कंडीशन में एक्सप्लेन करना है जब दोनों के दोनों वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू ऑफ n फ्रैक्शन में और एज वेल एज नेगेटिव आई, तो वी इग्नोर इट एज इट इज एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ अवर n एज 12. इट मीन्स इस AP की शुरू की 12 टर्म का सम 636 होगा. अगर आप इस AP को 12 टर्म तक लिखो, उन सबको ऐड करो, तो यू आर गेटिंग योर सम एज 366. तो एक बार फिर से सुन लीजिए बस ध्यान से. नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए थी, AP था, SN था. AP से A और D निकाला, SN के फॉर्मूले से मैंने पहले क्वाड्रेटिक जनरेट कर ली. फिर मैंने इसे यहाँ सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई किया एंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने इसको स्प्लिट करके हुए दो फैक्टर्स जनरेट कर लिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को दो n की डिफरेंट वैल्यूज की चॉइस मिली. इन दैट वैल्यूज ऑफ n वी आर गेटिंग n as 12 एंड एज अ रिजल्ट हमें ये कंफर्म हो गया कि इसकी शुरू की 12 टर्म का सम ही 636 होगा. नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 8, जो एक बार फिर से इसी सम से कनेक्टेड एक नया लॉजिक है और जिसको हम लोगों ने डील करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसपे लिखा है फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव नंबर्स बिटवीन 1 and 200. तो सबसे पहले एक बात कंफर्म हो गई, इवन नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बिटवीन 1 and 200 होना चाहिए. एज देयर इज अ वर्ड बिटवीन, तो इट नेवर कंटेन 1 और इट्स नेवर कंटेन 200. तो 1 के बाद पहला नंबर जो इवन हो, तो हियर व्हेन वी थिंक अबाउट द AP, तो वी आर गेटिंग 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. बिकॉज इवन नंबर्स आर दोज नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से, और 1 के बाद पहला नंबर जो 2 से डिवाइड होता है वो खुद 2 है, देन 4, देन 6, देन 8 एंड अप टू 200 इट इज़ 198. तो यहाँ जो मिस्टेक होने की चांस है वो यही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ 200 लिख देते हैं. बट बिकॉज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इट इज़ कन्फर्म दैट वी हैव टू डील द नंबर्स इन बिटवीन 1 and 200. इन बिटवीन का क्या मतलब हुआ कि 1 और 200 के बीच वाले नंबर लेने हैं, ना तो मुझे 1 यूज़ करना है ना ही मुझे 200 यूज़ करना है. दैट इज़ वाई वी नेवर प्रेफर हेयर 200. वी जस्ट यूज़ अ वैल्यू एज इवन नंबर जस्ट बिफोर द वैल्यू ऑफ 200. तो जस्ट बिफोर 200 यहाँ पे 198 वो नंबर है. बिकॉज ऑफ दिस AP मेरे को यहाँ से A मिला 2, D भी बेसिकली 2 ही आ गया एंड दिस बिकम इट्स लास्ट टर्म 198. तो मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद कि भाई A मिल गया, D मिल गया, AN मिल गया. लेकिन जब भी हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं किसी भी केस में आप नोट कर लेना, देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ n. n होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है तो सबसे पहले हम n निकालेंगे और उसके लिए यूज करेंगे n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d. 198 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 198 2 प्लस 2n माइनस 2. इट इज बेटा 198 इक्वल टू 2n एंड बिकम 99. तो इट इज क्लियर दैट कि 1 से लेके 200 के बीच में देर आर 99 नंबर्स जो इवन नंबर्स है. इट मीन्स फ्रॉम 1 and 200, फ्रॉम बिटवीन 1 and 200 देर आर 99 नंबर्स विच आर अ मल्टीपल ऑफ 2 और वी आर सेइंग विच आर अ इवन नंबर. तो जैसे ही मुझे ये कंफर्म हो गया कि n 99 है, नाउ वी प्लान एंड सॉल्व फॉर दिस सम एंड हियर वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. Why I am interesting to use this formula right now? Because in this particular question we have a last term also. तो अभी जब मैं 99 टर्म का सम निकालूंगा तो it is 99 by 2, first term as 2 and an term as 198. तो in the end बेटा when we make a simplification here to get the final answer of our question, we are getting our SN as 9900. So this is the sum we obtained from the given question as the sum of 99 terms which are the even positive numbers lie between 1 and 200. Recheck it again. In this particular question हमारे को सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट दे रखी थी, 1 और 200 के बीच में वो उन सभी नंबर्स के लिए बात करो, उन सभी नंबर्स का सम निकालो जो इवन पॉजिटिव नंबर है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द लिस्ट ऑफ एपी जो 1 और 200 के बीच में और वो इवन नंबर्स है. आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस एपी वी गेट ए, वी गेट डी, एज वेल एज वी गेट द nth टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. इस सीक्वेंस के अंदर जब मुझे लास्ट टर्म पता चल गई, फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, वी ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड फ्रॉम दैट वैल्यू वी गेट अवर n as 99. कि इट मीन्स 1 and 200 के बीच में 99 नंबर्स होते हैं जो इवन नंबर्स होते हैं. विद दैट नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड डी वी ट्राई एंड फाइंड आउट इट सम, जिससे मेरा आंसर 9900 आ गया. तो होप सो बेटा आज का जो टॉपिक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सीखा वो था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसके लिए हमने आज 3 नए फॉर्मूलेस पे डील किया और एज अ रिजल्ट मैंने ऑलमोस्ट आपको 8 डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स डिस्कस करे जो 1 बाय 1 आपको ये इंडिकेट कर रहे थे कि हाउ एंड व्हेन वी यूज दिस रिस्पेक्टिव फॉर्मूले. क्योंकि फॉर्मूले की चॉइस 2 या 2 से ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से और गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग अपने फॉर्मूले की पहले सिलेक्शन करते हैं कि फर्स्ट फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल है, सेकंड फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल है या थर्ड. जैसे सेकंड और थर्ड में कोई फर्क नहीं है, एन बोलो या लास्ट टर्म बोलो, बात एक ही है. तो मेन चॉइस तो फर्स्ट और थर्ड में है कि आइदर वी प्रेफर फर्स्ट और थर्ड. होप सो आपने इन 8 क्वेश्चंस के अंदर ये डिसाइड करना सीख लिया होगा कि कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से कनेक्टेड हम कंटिन्यू करेंगे.